हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। हम जो लास्ट में एक टॉपिक चल रहा था प्लांट ब्रीडिंग के कम से कम छोटे छोटे अपने 5-6 लेक्चर डाल दिए थे। उसी का नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, कंटिन्यू उसी को कर रहे हैं अपन, प्लांट ब्रीडिंग। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें बोले तो मेमोराइज करने की है, याद करने की चीज़ें हैं कि कौन सी डिजीज़ हो रही है, कैसे हो रही है। उन डिजीज़ को डायरेक्ट अपन लर्न कर पाएंगे। लर्न नहीं करेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो समझने का ऐसा कुछ है नहीं। बट जो काम की चीज़ें हैं मैं कोशिश करता हूं कि तुमको कुछ समझ में आए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ से डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट ही अपन को आंसर देना है। जनरली अगर जो डिजीज से क्वेश्चन आएगा उसमें कॉलम मैच क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। अभी तक अपन ने प्लांट ब्रीडिंग के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया कि प्लांट ब्रीडिंग है क्या, किस प्रकार से प्लांट ब्रीडिंग में क्या क्या हम स्टेप्स फॉलो करते हैं प्लांट ब्रीडिंग करने के लिए, और प्लांट ब्रीडिंग के कौन कौन से स्टेप से टोटल 5 स्टेप अपने देख लिए थे, जैसे कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, सुपीरियर पेरेंट्स का सिलेक्शन, उनका क्रॉस करवाना, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी का सिलेक्शन करना, फिर टेस्टिंग करना, कॉमर्शलाइज करना। ये 5 स्टेप अपन ने कर लिए थे, क्लियर है। उसमें 3rd स्टेप अपने लिखा था मोस्ट टीडियस स्टेप है, ये भी चीज इंफॉर्मेशन हमने देख लिया। उसके बाद अपन प्लांट ब्रीडिंग के क्या देख रहे थे, एप्लीकेशन, और उन एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले एप्लीकेशन लिखा था इन यील्ड, या बोले तो प्रोडक्शन के अंदर प्लांट ब्रीडिंग का एप्लीकेशन। प्रोडक्शन अपने बढ़ा लिया था, व्हीट के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली थी, उसकी कुछ वैरायटी अपने देखी थी, किस प्रकार प्रोडक्शन बढ़ा है। उसके बाद राइस के बारे में देखा, शुगर कैन का देखा और मिलेट्स का देखा था। यहां तक अपन ने कवर कर लिए थे। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर अपना जो है आज का, यहां जो सेकंड एप्लीकेशन है प्लांट ब्रीडिंग का, वो है प्लांट ब्रीडिंग जो है फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। किसके लिए है? डिजीज रेजिस्टेंट के लिए प्लांट ब्रीडिंग। बोले तो अपन को प्लांट ब्रीडिंग करवानी है और उससे जो प्लांट मिलेगा उसको डिजीज रेजिस्टेंस बनाना है। सबसे पहले तो ये कि प्लांट के अंदर जो डिजीज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, कि प्लांट के अंदर डिजीज कौन करते हैं, प्लांट के अंदर डिजीज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस है, बैक्टीरिया है और वायरस। ये क्या करते हैं? प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। बट नाम सर हमने इंसेक्ट का भी सुना था, ध्यान रखना, इंसेक्ट प्लांट के अंदर डिजीज नहीं कर रहे हैं। इंसेक्ट जो कि हार्मफुल है प्लांट के लिए, उन इंसेक्ट को क्या बोलते हैं हम? पेस्ट बोलते हैं। और पेस्ट प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, डिजीज नहीं करते। नुकसान कैसे पहुंचाते हैं बोले तो वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं। कैसे प्रोडक्शन कम कर देते हैं? वो या तो लीव्स को खा जाएंगे, या फ्लावर को खा जाएंगे, या स्टेम को खा रहे हैं। तो बोले तो एक प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, डिजीज नहीं कर रहे हैं, उनको खा के कम कर रहे हैं। डिजीज करने वाले बैक्टीरिया है, फंगस है और वायरस है, क्लियर है। अब कौन कौन से फंगस वायरस की वजह से होने वाली डिजीज है, उनके नाम वो प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर हमारे सामने ये नाम आए थे, आज वापस आए हैं, तो याद करने का है, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। फंगल डिजीज कुछ अपने सामने दी गई है कि फंगस से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है। सबसे पहले ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट के अंदर ब्राउन रस्ट, रेड रोट ऑफ शुगर केन के अंदर रेड रोट, और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इन डिजीज के अंदर होता क्या है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। किस प्रकार से डिजीज है, क्या होता है, कैसे इनको अपन सही करेंगे, ऐसा कुछ अपने सिलेबस में नहीं है। बट एग्जाम में डायरेक्ट आएगा कि इनमें से कौन सी डिजीज है जो फंगस से हो रही है, कौन सी बैक्टीरिया से, कौन सी वायरस से। तो कॉलम मैच डायरेक्ट हमसे पूछेगा। तो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रोट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये फंगल डिजीज है। इतना पता होना चाहिए कि फंगल है। कौन सी फंगस से हो रही है इतना ज्यादा नहीं जाना, अगर जाना है तो प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर हमने पढ़ा है, ठीक है। जैसे पक्सिनिया ग्रेमिनिस से ब्राउन रस्ट हो रहा है, रेड रोट हो रहा है किससे, अपने कोलेकोट्राइकम फाल्केटम। इसी प्रकार अलग अलग हर एक चीज के बारे में तुम डिटेल में जा सकते हो, बट वहां तक नहीं जाना। तुम्हें जस्ट याद रखना फंगल है, बैक्टीरियल है कि वायरल डिजीज है, क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट है बैक्टीरियल जो डिजीज है वो है ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर का ब्लैक रोट का मतलब एक प्रकार से सड़ना है। जैसे रेड रोट का मतलब भी सड़ना है। गन्ना तुम लोगों ने खाया होगा, गन्ने को कई बार अपन खाते हैं तो देखा होगा बीच में से कई बार रेड कलर का दिखाई देता है। जो रेड कलर का जो गन्ना दिखाई दे रहा है वो रेड रोट की वजह से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वायरस से होने वाला टोबैको मोजेक, टर्निप मोजेक, येलो मोजेक। तो इससे अपन एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो वायरस से होने वाली डिजीज होगी वो कौन सी, याद रखना जिसमें मोजेक लिखा हुआ मिलेगा तो या हमारा एक अनुमान लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि वो वायरस से होने वाली डिजीज है, क्लियर है ना। तो वायरस से होने वाली मान के चलना जिसमें मोजेक लिखा हुआ है वो वायरल है। कॉलम मैच करने में अपन को, कॉलम को सही करने में अपनी हेल्प मिलेगी।
क्लियर है? याद ही मान लो एक दो एग्जांपल इधर से उधर हो भी गए हैं तो भी अपन कॉलम मैच करते टाइम क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखना, जैसे नाम सुना है तुम लोगों ने टोबैको मोजेक वायरस, टीएमवी वायरस, तो वायरस से होने वाली मोजेक डिजीज। क्लियर है? चलिएगा, टोबैको मोजेक, टर्निप मोजेक और येलो मोजेक किससे होती है? वायरस से। नेक्स्ट अगर बात करें डिजीज, जो प्लांट ब्रीडिंग है वो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए कर रहे हैं अपन कि ये तो डिजीज थी जो हो रही है, अब इनसे ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं इनके अंदर? ब्रीडिंग। देखो डिजीज रेजिस्टेंट के लिए बायोटेक भी तुम लोगों ने पढ़ा है, वहां पे जेनेटिक लेवल पे चेंज कर रहे हैं, जीन इंसर्ट करके उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं। यहां जो है, यहां पर हम क्या दो प्लांट का क्रॉस करवा रहे हैं, ए और बी का, जिससे हमें जो सी वैरायटी मिली है प्लांट की, तो उसके अंदर वो डोमिनेंट कैरेक्टर डेवलप होंगे, या बोले तो डिजीज रेजिस्टेंट होगा। जबकि बायोटेक के अंदर तो हम एक प्लांट के अंदर जेनेटिक लेवल पे चेंज कर रहे हैं, यहाँ जेनेटिक लेवल पे चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्रॉस करवा रहे हैं। तो उसी प्रकार की डिजीज रेजिस्टेंस के लिए जो क्रॉप बनाए हैं, क्यों बनाना जरूरी समझा, क्यों बनाया गया? क्योंकि जो पैथोजन जो होते हैं बैक्टीरिया, फंगस और वायरस, वो प्रोडक्शन को 20 से 30% तक रिड्यूस कर देते हैं, कई बार तो पूरी फसल ही बर्बाद कर देते हैं। ये सिचुएशन इस सिचुएशन के है, अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन टेक्निक से क्या करना पड़ेगा? हमें ब्रीडिंग करके ऐसी वैरायटी डेवलप करनी पड़ेगी जो इन डिजीज के लिए क्या होगी? इन डिजीज के लिए क्या होगी? वो रेजिस्टेंट होगी। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सबको? चलिएगा, नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी वेराइटीज है, कुछ वेराइटी है जो डेवलप की गई है किनके अगेंस्ट, कि कोई भी बीमारी, पर्टिकुलर इंसेक्ट, कोई भी बीमारी है उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप करवाया गया है। जैसे कुछ एग्जांपल है, वह देखो रटने का है, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। आज पढ़ो, एक बार और पढ़ो, बार बार 4-5 बार पढ़ोगे तो इतने में क्लियर होने लग जाएगा, याद होने लग जाएगा, और एक दिन एग्जाम से पहले पढ़ो तो चीजें हम कर सकते हैं, क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होगा। वीट क्रॉप बोले तो वीट के अंदर जो वेराइटी है वो है हिमगिरी। कैसी वैरायटी? हिमगिरी वैरायटी डेवलप की गई है, जो कि जिसके अंदर किसके लिए रेजिस्टेंट है? लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, लीफ और स्ट्राइप रस्ट के लिए, और हिल बंट जो फंगल डिजीज हो रही है उनके लिए रेजिस्टेंट है। जैसे जस्ट एक एग्जांपल समझा देते हैं कि कैसे डेवलप करी है, कि जो एक नॉर्मल जो वीट की वैरायटी है, नॉर्मल जो वीट है उसकी वैरायटी है, इस वैरायटी का अंदर सुनिएगा क्या, कि ये वीट है, इसकी यील्ड अच्छी है, इसकी यील्ड तो अच्छी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये सेंसिटिव है। क्या ये? सेंसिटिव टू हिल बंट फंगल डिजीज, हिल बंट फंगल डिजीज के लिए सेंसिटिव है, तो इसकी वजह से इसका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि इसके क्रॉस करवाया वाइल्ड स्पीशीज के साथ, कि वीट की वाइल्ड स्पीशीज के साथ क्रॉस करवाया। और वाइल्ड स्पीशीज दिमाग में आते ही हमेशा तुमको बायोलॉजी के अकॉर्डिंग ये लेके आना है कि वाइल्ड स्पीशीज वो है जिसके अंदर कैरेक्टर डोमिनेंट है, जो कि रेजिस्टेंट है बहुत सारी डिजीज के लिए, जिसका प्रोडक्शन अच्छा, मान लो कि वाइल्ड जिसके अंदर सारे के सारे कैरेक्टर सुपीरियर है। जेनेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा कि क्या है वाइल्ड स्पीशीज या वाइल्ड एनिमल, वो जिनके अंदर कैरेक्टर सुपीरियर है, सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो यहाँ जो वाइल्ड स्पीशीज लेंगे उसके अंदर कुछ ऐसी स्पीशीज जो कि क्या है? रेजिस्टेंट है। किसके लिए? रेजिस्टेंट टू हिल बंट फंगल डिजीज। हिल बंट जो फंगल डिजीज है उसके लिए रेजिस्टेंट है। जैसे ही उन दोनों का क्रॉस करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया, तो जो वैरायटी मिली उस वैरायटी का नाम क्या है? हिमगिरी। किसकी? वीट की है, तो वैरायटी का नाम क्या रख दिया? हिमगिरी वैरायटी नाम रख दिया। जो इसका की प्रोडक्शन भी अच्छा है, अब तो इसकी यील्ड भी अच्छी है, और हिल बंट के लिए ये रेजिस्टेंट भी है, हिल बंट के लिए ये रेजिस्टेंट भी है, फंगल डिजीज के लिए रेजिस्टेंट है। तो इस प्रकार से डेवलप करते हैं कि किसी वाइल्ड स्पीशीज के साथ क्रॉस करवाते हैं जो जिसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं। क्लियर है ना? चलिएगा, इसी प्रकार बहुत सारी वैरायटी डेवलप करी है, नाम देखते हैं। वीट की हिमगिरी है, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट हिल बंट के लिए रेजिस्टेंट है। ब्रेसिका, ब्रेसिका बोले तो एक प्रकार से मस्टर्ड, ब्रेसिका के अंदर किसके अंदर क्या आएगा? ब्रेसिका में मस्टर्ड, सरसों, जो कि पूसा सवर्णिम, जिसको कर्ण राई भी बोलते हैं, जो कि व्हाइट रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है। याद रखने का तरीका याद रख सकते हो कि जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड का जो फ्लावर होता है किस प्रकार का होता है? किस कलर का होता है? येलो कलर का। फ्लावर कैसा होता है? येलो कलर का फ्लावर होता है। और येलो कलर का क्या होता है? गोल्ड। बोले तो हिंदी में गोल्ड को क्या बोलते हैं? स्वर्ण बोलते हैं। बोले तो गोल्ड है, सोना है, स्वर्णिम है, और पहनने के बाद खूबसूरती आएगी, व्हाइट रस्ट क्या दिखेगी? खूबसूरती।
तो बोले तो खूबसूरती आएगी। जस्ट एक एग्जांपल, जस्ट एक तरीका थोड़ा सा आसान करने का कोशिश करना अपने हिसाब से, और भी तरीका जिसको तुमको सही लगे अपने हिसाब से, जो भी तरीके तुम याद कर सकते हो। क्या ब्रेसिका मस्टर्ड के सरसों येलो कलर के सोने जैसे होते हैं, स्वर्णिम है, पूसा स्वर्णिम जो कि व्हाइट रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है, व्हाइट सोना सुंदर लगेगा। क्लियर है? पूसा जगह का नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम है जहां पर इसको डेवलप किया गया। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर, जो कॉलीफ्लावर है उसकी है पूषा शुभ्रा और पूषा स्नोबॉल। पूषा शुभ्रा और पूषा स्नोबॉल के 1 वैरायटी है जो कि रेजिस्टेंट है ब्लैक रोट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट। बोले तो ब्लैक रोट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट के लिए रेजिस्टेंट है। याद करने की कोशिश करना कि कॉलीफ्लावर याद रखना गोभी, और गोभी कैसी होती है, क्या गोल होती है? याद रखना जो गोभी है वो गोल है, गोल है तो बोले तो बोल है, अरे गोभी गोल है तो बोले तो बोल है, इसलिए स्नोबॉल है। तो पूछा स्नोबॉल किसकी है? गोभी की है। और याद रखना बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से गोभी बहुत अच्छी है, हमारे लिए शुभ है, इसलिए शुभ्रा है। क्या कॉलीफ्लावर गोल है इसलिए बोल है, बोले तो पूषा स्नोबॉल है, और हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए शुभ है, इसलिए पूषा शुभ्रा है। किसकी? कॉलीफ्लावर की। ब्लैक रोट कर्ल ब्लाइट के लिए ये रेजिस्टेंट है। काउपी, काउपी की कौन सी है? पूषा कोमल। याद रखना काउ गाय हमारी माता है, और माता कैसी है? बिल्कुल कोमल है। कैसी है? कोमल है। तो काउ कैसी है? पूषा कोमल, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट चिल्ली, बोले तो मिर्च, पूषा सदाबहार। मार्केट में कभी जाओ, सर्दी हो गर्मी हो कोई सा भी मौसम हो, हमेशा मिर्ची मिलेगी, अरे मिलेगी। तो भी बोले तो मिर्ची कैसी है? सदाबहार है, हमेशा सदाबहार ऐसा भी बोल सकते हैं। हर सब्जी के अंदर डाल के हम सब्जी बना सकते हैं, कहीं पे भी डाल लियो मिर्ची तो डालनी ही पड़ेगी। तो चिल्ली क्या है? सदाबहार। तो पूषा सदाबहार किसकी है? मिर्च की है, चिल्ली की है, जो कि चिल्ली मोजेक के लिए, टोबैको मोजेक के लिए या लीफ कर्ल के लिए क्या है? रेजिस्टेंट है। एग्जाम में रेजिस्टेंट टू डिजीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी वैरायटी और क्रॉप के नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज पे फोकस ज्यादा रखिएगा। क्लियर है? एक बार और वापिस, वीट की हिमगिरी है, ब्रेसिका येलो कलर का, पूषा स्वर्णिम है, कॉलीफ्लावर गोल है, स्नोबॉल है, शुभ है, पूषा शुभ्रा है, काउपी कोमल है, काउ कोमल है, पूषा कोमल, चिली सदाबहार है, पूषा सदाबहार। चलिएगा नेक्स्ट, जैसे एक एनसीईआरटी ने दिया है हमें कि जो भिंडी है, भिंडी जिसको अपन इंग्लिश में ओकरा भी कहते हैं, ओकरा भी कहते हैं, और साइंटिफिक नेम है एबलमोस्कस एस्कुलेंटस। क्या नाम है? एबलमोस्कस एस्कुलेंटस। ये भी याद रखना है कि भिंडी का साइंटिफिक नेम एबलमोस्कस एस्कुलेंटस। ये जो भिंडी है इसकी यील्ड अच्छी है, इसका प्रोडक्शन अच्छा है, बट ये सेंसिटिव है येलो मोजेक वायरस के लिए। किसके लिए? येलो मोजेक वायरस के लिए सेंसिटिव है। बोले तो ग्रीन लीव्स इस येलो कलर की हो जाएगी जब ये वायरस, बोले तो येलो मोजेक वायरस YMV वायरस क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा इसको। तो उस वजह से अगर लीव्स ही नहीं होगी तो बोलिएगा फोटोसिंथेसिस होगा, तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, डेवलप नहीं कर पाएगा, अपने फ्रूट नहीं बना पाएगा, बोले तो भिंडी नहीं बना पाएगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? इसका एक क्रॉस करवाया अपने भिंडी की जो वाइल्ड स्पीशीज के साथ, और वो स्पीशीज रेजिस्टेंट थी येलो मोजेक वायरस के लिए। पहले बोले तो इतना आसान नहीं है, सबसे पहले तो सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अपन को जो वाइल्ड स्पीशीज हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो उसके लिए रेजिस्टेंट है, इस चीज को ढूंढना पड़ेगा। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इतना आसान तो नहीं है, बट साइंटिस्ट लोगों ने इसको डिस्कवर किया है, पॉसिबल किया है, क्रॉस करवाया है। तो जो कि रेजिस्टेंट है येलो मोजेक के लिए, उसका क्रॉस जैसे ही करवाया तो न्यू वेराइटी जो मिली बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है परभनी क्रांति। बोले तो भिंडी का क्रॉस इसके साथ वाइल्ड स्पीशीज के साथ करवाने से क्या बन गया? क्रांति आ गई। तो क्या बन गई? परभनी क्रांति। और ये रेजिस्टेंट है किसके लिए? येलो मोजेक वायरस के लिए। और अब इसके अंदर इल्ड भी इसकी अच्छी है। तो इल्ड वाला कैरेक्टर यहां से ले लिया नॉर्मल भिंडी से, बोले प्रोडक्शन वाला, और रेजिस्टेंट वाला कैरेक्टर इधर से आ गया, तो दोनों कैरेक्टर डेवलप हो गए हैं। तो प्रोडक्शन क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, और डिजीज रेजिस्टेंट भी बन चुकी है। तो ये क्या था? एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंट। नेक्स्ट है कि थर्ड जो एप्लीकेशन है प्लांट ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट, कि जो वो इंसेक्ट जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं क्या कहलाते हैं? पेस्ट कहलाते हैं। पेस्ट मैंने बोला डिजीज नहीं करते, बट प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको खा करके नुकसान पहुंचाते हैं। कौन कौन से? वही कि अपन को जरूरत क्यों पड़ी कि अनदर मेजर कॉज फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, कि फसल को लार्ज स्केल पे बर्बाद करने वाले कौन है? इंसेक्ट, या बोले तो पेस्ट है जो कि नुकसान पहुंचाते हैं। इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन होस्ट क्रॉप प्लांट में बी ड्यू टू,
सुनिएगा, हम जो प्लांट के अंदर रेजिस्टेंट डेवलप करना चाहते हैं वो उस प्लांट के अंदर क्या चेंजेस करें। तो यहां प्लांट ब्रीडिंग से साइंटिस्ट लोगों ने क्रॉस करवाकर कुछ ऐसी वैरायटी डेवलप करी कि उन वैरायटी के अंदर एक नॉर्मल वैरायटी के कंपैरिजन में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गए, कुछ बायोकेमिकल या बोले तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ गए। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ, उनकी लीव्स, उनके फ्लावर कुछ इस टाइप से बन गए कि उनके ऊपर इंसेक्ट अटैक नहीं कर पाते। या बोले तो बायोकेमिकल मतलब उनकी फिजियोलॉजी के अंदर सेलुलर लेवल पे कुछ इस प्रकार का मॉडिफिकेशन हो गया कि वो कुछ केमिकल बना रहे हैं, उस केमिकल की वजह से वहां पे इंसेक्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो कुछ देखेंगे कौन कौन से चेंजेस है। ये एक स्टेटमेंट आ सकता है कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए जो प्लांट के अंदर कौन कौन से बोले तो कैरेक्टर डेवलप हुए हैं, मॉर्फोलॉजिकल है, बायोकेमिकल है, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर डेवलप किए। मॉर्फोलॉजी बोले तो स्ट्रक्चर में चेंज करना, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजी एक ही बोल सकते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजी क्या है, सेल की फंक्शनिंग, बॉडी की फंक्शनिंग, सेलुलर लेवल पर जो फिजियोलॉजी होगी उसी से बायोकेमिकल प्रॉपर्टी आती है, कुछ केमिकल बनाते हैं। क्लियर है। देखते हैं ये तीनों कैरेक्टर कौन कौन से वैरायटी डेवलप की गई है, किस इंसेक्ट को कंट्रोल किया गया। अगर बात करें कॉटन, अगर कॉटन की बात करें, कॉटन को कंट्रोल किया जो है इंसेक्ट जो है वो है जैसिड, कि कॉटन के अंदर जैसिड इंसेक्ट को कंट्रोल किया है बाय द मेथड ऑफ हेयरी लीव्स, कि इनकी जो लीव्स है उसके ऊपर इस प्रकार के हेयर लाइक ग्रोथ डेवलप हो चुकी है, क्योंकि जो वैरायटी हमने डेवलप करी है, डेवलप करने से उनकी लीव्स में हेयर लाइक ग्रोथ हो गई है। अब वो जैसिड उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर बोले तो उस लीव्स को खा नहीं पा रहा है, क्योंकि हेयर लाइक आउटग्रोथ उसके ऊपर प्रेजेंट है, खाता है तो वो प्रॉपर उसको फूड नहीं मिल पाता, उसको लग रहा है कि ये कोई कांटे जैसी स्ट्रक्चर क्या आ चुकी है, तो वो बच जाएगा। कौन? उसकी लीव्स। तो जैसिड, कॉटन के अंदर जैसिड से बचने के लिए क्या चेंज हो चुकी है, हेयरी लीव्स डेवलप हो चुकी है। वीट के अंदर लीफ बीटल से बचने के लिए हेयरी लीव्स डेवलप हो चुकी है। जैसिड है, बीटल है, शो फ्लाई है, बॉलवर्म, ये किसके अंदर आते हैं, सब इंसेक्ट के अंदर आते हैं, इंसेक्टा के अंदर आते हैं। नाम याद रखने हैं अपन को, डायरेक्ट डिटेल में नहीं जाना, व्हाट इज जैसिड, बीटल्स, वहां तक नहीं जाना, बट एग्जाम में तो पूछेगा तो हमको डायरेक्ट आना चाहिए। बोटनी का पोर्शन है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे वीट के लिए लीफ बीटल, हेयरी लीव्स, इसमें भी लीफ कैसी हो चुकी है, हेयर लाइक ग्रोथ हो चुकी है लीव्स पर। नेक्स्ट वीट के अंदर स्टेम शो फ्लाई से बचने के लिए मेथड डेवलप करिए सॉलिड स्टेम। क्या है कि वीट का, गेहूं का जो स्टेम होता है वो खोखला होता है, बिल्कुल होलो होता है, दबाते ही दब जाता है। तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि इतना होलो है, सॉफ्ट है, मुलायम है, कोई इंसेक्ट अपने सकर इंसेक्ट अंदर पेनिट्रेट कर उसका फ्लोएम से सारा का सारा शेप निकाल लेता है। तो बोले तो एक प्रकार से उसका फूड सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो प्लांट प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए कुछ ऐसा, जैसे ही क्रॉस करवाया तो ऐसी वैरायटी डेवलप करी जिनका स्टेम बिल्कुल सॉलिड था, तो अब वो इंसेक्ट इसको सकर्स की सहायता से उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो स्टेम शो फ्लाई के लिए प्लांट ने डेवलप कर ली सॉलिड स्टेम। तो बोले तो ये हेयरी लीव्स, सॉलिड स्टेम, या बोले तो और ये सब क्या है, एक प्रकार से मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है। क्या है? मॉर्फोलॉजी के अंदर कुछ चेंजेस आ चुके हैं जिससे वो इंसेक्ट से बच रहे हैं, इंसेक्ट के लिए वो रेजिस्टेंट बन चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कॉटन के अंदर बॉलवर्म से बचने के लिए जो मेथड है वो स्मूथ लीव्स कैसे हो चुकी है, बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है और नेक्टरलेस हो चुकी है, कि लीव्स के अंदर जो सुगंध आ रही थी नेक्टर की वजह से, वो नेक्टर जो बन रहा था उसकी वजह से वो इंसेक्ट आके हमला कर रहे थे, उन लीव्स को डैमेज कर रहे थे। तो उन्होंने क्या, अपने क्रॉस करवा के कुछ ऐसी वैरायटी डेवलप कर ली कि अब उन लीव्स के अंदर नेक्टर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और लीव्स बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, तो अब इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नेक्टर नहीं मिल रहा तो इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा। तो वो किसके लिए? बॉलवर्म के लिए। कॉटन के अंदर एक तुम लोगों ने बॉलवर्म वगैरह के लिए पढ़ा होगा क्राइजीन वाली टेक्निक प्लांट ब्रीडिंग नहीं है, वो बायोटेक्नोलॉजी है, कि जीन को इंसर्ट करते हैं बायोटेक के अंदर, उसको रेजिस्टेंट बनाते हैं। अपन पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप डेवलप करी है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? प्लांट ब्रीडिंग, नेचुरल मेथड पढ़ रहे हैं, क्रॉस करवाकर। वो आर्ट बोले तो एक प्रकार से जीन लेवल पे हमने चेंज किया है। अगर आगे देखें मेज के अंदर मेज स्टेम बोरर का मतलब जो भेदने वाला, छेद करने वाला, तो मेज के अंदर मेज स्टेम बोरर के लिए जो मेथड डेवलप करी है प्लांट ने, हाई एस्पार्टिक एसिड बनाने लग गया, लो नाइट्रोजन कंटेंट हो गया और लो शुगर कंटेंट हो गया। अगर ये प्रॉपर्टी होगी तो मेज स्टेम बोरर उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा।
पहले क्या, अगर लो एस्पार्टिक एसिड है तो उसके ऊपर अटैक कर रहा था, शुगर कंटेंट ज्यादा है, नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा है, तो मेज स्टेम बोरर उनके ऊपर अटैक कर रहा था फॉर फूड। और अब उन्होंने प्लांट ने क्या किया कि ये बनाना कम कर दिया, तो अब वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, यहां पर लो एस्पार्टिक एसिड लिख देगा, यहां हाई शुगर और नाइट्रोजन कंटेंट लिख देगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। क्लियर है? थोड़ा सा टिपिकल है याद करना, बार बार बोल रहा हूं, एक दो बार पढ़ोगे, कोशिश करोगे, याद हो जाएगी। तुम्हें पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे क्या होता है देखा जाएगा। चलिए, अगर बात करें इंसेक्ट के लिए कुछ वेराइटीज कौन कौन सी डेवलप करी है इंसेक्ट पेस्ट के रेजिस्टेंट के लिए, ब्रेसिका वही सरसों, उसके लिए जो वेराइटी है पूसा गौरव है, जो कि एफिड इंसेक्ट के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है। याद रखना, ब्रेसिका से बी, गौरव से जी, एफिड से ए, तो याद रखना BGA, BGA, ब्रेसिका, पूषा, गौरव, एफिड, BGA। ठीक है, चलिएगा। फ्लैट बीन, बीन को हिंदी में बोलते हैं सेम, बीन को क्या बोलते हैं, सेम। ये वो बीन नहीं है, दुल्हा नहीं है, ये बीन सेम। और इसकी जो वैरायटी है पूषा सेम 2, पूषा सेम 3, याद रखना सेम की सेम 2 से 3, सेम की सेम 2 सेम 3, सेम की सेम 2 सेम 3 वैरायटी है, जो कि जेसिड, एफिड, फ्रूट बोरर इनके लिए रेजिस्टेंट है। ओकरा जिसको भिंडी बोला, जो कि पूषा श्वानी और पूषा A4, पूषा शिवानी नहीं है, पूषा श्वानी, पूषा A4 है, जो कि सूट और फ्रूट बोरर है। सूट और फ्रूट बोरर के लिए, इंसेक्ट पेस्ट के लिए वो रेजिस्टेंट होती है। क्लियर है? तो ब्रेसिका, पूषा गौरव, एफिड, BGA, सेम, सेम 2 सेम 3, जेसिड, एफिड और फ्रूट बोरर के लिए। ओकरा भिंडी की, पूषा श्वानी, पूषा A4 सूट और फ्रूट बोरर के लिए। नेक्स्ट है प्लांट ब्रीडिंग फॉर फूड क्वालिटी। बोले तो अगर हमें अभी अपन ने यील्ड बढ़ा लिया था सबसे पहला, फिर हमने पैथोजन के खिलाफ रेजिस्टेंट डेवलप किया, अब हमने पेस्ट रेजिस्टेंट देखा, आज है फूड क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या करना, प्लांट ब्रीडिंग का एप्लीकेशन। अब फूड क्वालिटी की लोग इंडिया बोले तो पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग 840 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको डेली के डेली बोले तो एक प्रकार से खाना नहीं मिल पाता, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा, या फूड मिल रहा है तो वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो प्रोटीन, विटामिन, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। तो उसके लिए क्या किया जाए कि जो उनको फूड मिल रहा है कुछ ना कुछ अपन नॉर्मल फूड के अंदर इतना इंप्रूवमेंट कर दे कि कोई अगर फूड खा रहा है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। अगर बात करें हिडन हंगर की, हिडन हंगर का मतलब छुपी हुई भूख, भूख छुपी है, बोले तो खाना मिल रहा है बट वो माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन, विटामिन डेफिशिएंसी से फेस कर रहे हैं। बोले खाना तो खा रहे हैं बट उनको प्रॉपर पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब समझ गए होंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारे के सारे नाइट्रोजन, ये सब क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट या बोले तो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रो, अपने पढ़ा है माइक्रो और माइक्रो, नाइट्रोजन मैक्रो के अंदर आ जाएगा। जैसे जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, प्रोटीन है, विटामिन, इनकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड बाय इनफ फ्रूट, वेजिटेबल, लेग्यूम, फिश एंड मीट। क्यों? क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो फ्रूट खरीद सके, वेजिटेबल खरीद सके, मीट खरीद सके, तो बेचारे क्या करें, उनके अंदर इनकी डेफिशिएंसी होती जा रही है और उनकी वजह से क्या हो रहा है, रिस्क ऑफ डिजीज, यस, प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे डिजीज हो जाएगी, रिड्यूस लाइफ स्पान, उम्र कम हो जाएगी, अरे टाइम टू टाइम खाना ही नहीं मिल रहा, भूखे रहेंगे तो लाइफ स्पान कम हो जाएगा, रिड्यूस मेंटल एबिलिटीज, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा जब तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो फूड क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, फूड क्वालिटी को इंप्रूव करने को हम बायोलॉजी के अंदर बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। 7 स्टार लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे बायो मैग्निफिकेशन, एक पढ़ेंगे BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और आज ये वर्ड है बायो फोर्टिफिकेशन। तीनों ही अच्छी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब याद रखना टू इनरिच, बोले तो एक प्रकार से बढ़ाना, टू इनरिच मतलब बढ़ाना। ब्रीडिंग क्रॉप विद हायर लेवल ऑफ विटामिन, कि जो अपने क्रॉप बनाई है ब्रीडिंग करके उसके अंदर विटामिन का लेवल हाई होना चाहिए, मिनरल ज्यादा, हाई प्रोटीन, हेल्दियर फैट अगर होगा तो जो कि पब्लिक हेल्थ के इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है, वही बायो फोर्टिफिकेशन है। कुछ नहीं है, सिंपल है कि बायो फोर्टिफिकेशन क्या है कि कुछ ऐसी क्रॉप डेवलप करनी है, हमें ऐसी क्रॉप डेवलप करनी है जिसमें मिनरल हो, सफिशिएंट विटामिन हो, हेल्दी फैट हो, प्रोटीन हो, वही क्या कहलाएगा, बायो फोर्टिफिकेशन। ये प्रैक्टिस क्या कहलाएगी, बायो फोर्टिफिकेशन। तो ऐसी क्रॉप डेवलप करना जिसके अंदर न्यूट्रिशियस क्वालिटी के जितने भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो सारे के सारे उसमें प्रेजेंट हो, प्रोटीन की अमाउंट, प्रोटीन की क्वालिटी, हेल्दी फैट,
प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, मिनरल्स में मैक्रो, माइक्रो, सारे के सारे मिनरल्स होने चाहिए। बोले तो ऑब्जेक्टिव क्या है बायोफोर्टिफिकेशन का? प्रोटीन कंटेंट, क्वालिटी, यस, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए। ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी, यस, गुड फैट होनी चाहिए। विटामिन कंटेंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट होना जरूरी है। अब इसके अंदर डेवलप कौन कौन सी की गई है, जैसे बायोफोर्टिफिकेशन के अंदर एग्जांपल है हाइब्रिड मेज। ये बायोफोर्टिफिकेशन के है अंदर, इसको यहीं पे याद रखना है कि कौन कौन से बायोफोर्टिफिकेशन के एग्जांपल है। तो याद रखिएगा ये हाइब्रिड मेज, हाइब्रिड मेज से क्या कि 2000 के अंदर बनाई गई थी कि जो नॉर्मल मेज है उसके कंपैरिजन में जो हाइब्रिड मेज बनाई थी उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड की अमाउंट डबल है। 2 अमाइनो एसिड है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जाएगा। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, लाइसिन और आर्जिनिन पढ़ा है तुम लोगों ने, हिस्टोन में ज्यादा होते हैं, याद रखिएगा। मेज के अंदर जो हाइब्रिड मेज बनाई है उसके अंदर कौन से अमाइनो एसिड का अमाउंट बढ़ाया गया है? 2 गुनी अमाउंट है लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एटलस 66। जो एटलस 66 है वीट की वैरायटी है जिसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। वीट की वैरायटी प्रोटीन कंटेंट क्या है? ज्यादा है, और इसका यूज करते हैं एज ए डोनर टू इंप्रूविंग कल्टीवेटेड वीट। क्या मतलब हुआ सुनिएगा, डोनर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई नई वैरायटी बना रहे हैं तो एटलस 66 को लेंगे क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन क्या है? ज्यादा है। तो इसका क्रॉस कुछ ऐसी वीट वैरायटी के साथ कराओ जिसकी यील्ड ज्यादा है, जिसकी यील्ड ज्यादा है, बोले तो प्रोटीन ज्यादा है, यील्ड ज्यादा है, या बोल दे तो डिजीज रेजिस्टेंट है। तो इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो एक नई जो वैरायटी बनेगी तो उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा, उसका यील्ड भी ज्यादा होगा और वो डिजीज रेजिस्टेंट भी होगी। तो बोले तो एटलस 66 ने क्या डोनेट कर दिया? प्रोटीन क्वालिटी को डोनेट कर दिया नई वैरायटी के अंदर, इसलिए बोलते हैं डोनर के लिए रूप में यूज में लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है आयरन फोर्टिफाइड राइस, कि ऐसे राइस जिसके अंदर क्या मिलता है? आयरन कंटेंट ज्यादा होता है। बोले तो 5 टाइम्स ज्यादा आयरन है एक नॉर्मल वैरायटी की कंपैरिजन में, राइस के अंदर आयरन 5 गुना ज्यादा है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्लांट ब्रीडिंग इंप्रूव फॉर फूड क्वालिटी के अंदर ही IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने आज कुछ वेजिटेबल डेवलप करी है जो कि विटामिन और मिनरल इनरिच है। ये 6ठी 7वीं क्लास के अंदर पढ़ते थे वही है, बट आज एग्जाम में आएगा, हमारे लिए यही है, सही है, जो है यही है, याद करना है। विटामिन ए पंपकिन, स्पिनच और कैरेट के अंदर विटामिन ए इनरिच है। पंपकिन समझते हो, कद्दू, पालक और गाजर, इनके अंदर विटामिन ए होती है। विटामिन सी इनरिच है बिटर गोर्ड, बोले तो करेला, बथुआ, मस्टर्ड और टोमेटो, ये विटामिन सी इनरिच्ड है। क्लियर है? विटामिन सी के लिए अलग और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं, अपने नींबू हो गया, संतरे हो गए, ये विटामिन सी है, लेकिन हमें याद ये वाले रखने जो कि एनसीईआरटी में है। आयरन और कैल्शियम जो इनरिच है वो स्पेनिच है और बथुआ है। आयरन रिच है पालक, पालक बोलते हैं ना जिसके अंदर ब्लड की कमी है या हीमोग्लोबिन की कमी है, उनको बोलते हैं कि पालक का सलाद खाना चाहिए, पालक खानी चाहिए, और बथुआ। क्लियर है? प्रोटीन इनरिच जो है बीन, बीन का मतलब जो लेग्यूम के अंदर आते हैं, ब्रॉड बीन है, लबलब है, फ्रेंच बीन है, गार्डन पीस है, जो कि प्रोटीन इनरिच्ड वेराइटीज है। नेक्स्ट बोले तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग खत्म, उसके बाद नेक्स्ट आता है म्यूटेशनल ब्रीडिंग। अभी तक अपन प्लांट को सिलेक्ट करके उनका क्रॉस करवा के फिर नई प्रोजनी बना रहे थे, वो थी प्लांट ब्रीडिंग। आज क्या है? म्यूटेशनल ब्रीडिंग। थोड़ा सा है, पढ़ चुके हैं हम। क्या प्लांट ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो उसके लिए अपन को चाहिए प्लांट कि एक के अंदर कैरेक्टर कुछ कम डेवलप है तो एक वाइल्ड स्पीशीज को लाके क्रॉस करवाओ। मान लो अगर हमारे पास वाइल्ड स्पीशीज उन कैरेक्टर्स की नहीं मिली अपन को, कि वाइल्ड वैरायटी है ही नहीं उसकी जिसका हम इसके साथ क्रॉस करवाएं, उस केस में हम क्या करवाते हैं? एक नई टेक्निक डेवलप करी है, म्यूटेशन। कि इसका लिमिटेशन क्या है? कन्वेंशनल ब्रीडिंग जो मतलब अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि क्रॉस करवा के नई वैरायटी बना रहे हैं, उसकी लिमिटेशन ये है कि ये सक्सेसफुल वाइल्ड वैरायटी आर अवेलेबल तभी पॉसिबल हो पाती है कि जब हमें वाइल्ड वैरायटी मिल जाए। अगर वाइल्ड वैरायटी हमें नहीं मिली उस केस में क्या होगा? उस केस में हम क्या करेंगे? म्यूटेशनल ब्रीडिंग। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं अपन म्यूटेशनल ब्रीडिंग से कि हमें वाइल्ड वैरायटी अगर नहीं मिली तो म्यूटेशन को इंड्यूस करवा सकते हैं अपन केमिकल से और रेडिएशन से, जिससे गामा रेज। ये हम जब म्यूटेशन मैंने पढ़ाया था तब डिस्कस किया था कि सरबती सोनारा और पुषा लर्मा दोनों इंपॉर्टेंट है, जो कि वीट की है, MS स्वामीनाथन ने बनाई थी म्यूटेशन करके गामा रेज की मदद से।
एक है रेमी और एटोमिटा, छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रेमी और एटोमिटा याद हो तो कर लेना, वरना छोड़ देना। ऊपर वाले दोनों इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन जो टॉपिक पढ़ा था वहां पे भी अपन ने लिखा है। इसके अंदर नेक्स्ट है मूंग बीन। मूंग बीन के लिए जो म्यूटेशन से बनाई गई है जो मूंग बीन, वो है रेजिस्टेंट किसके लिए, येलो मोजेक के लिए और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है। जैसे सिंपल इसको समझाएं, मान लो एक मूंग बीन की वैरायटी है, इसके अंदर ये ज्यादा सेंसिटिव थी, किसके लिए सेंसिटिव थी, येलो मोजेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। पाउडरी मिल्ड्यू इन दोनों के लिए रेजिस्टेंट थी। तो अब जब इनके लिए क्रॉस करवा रहे थे अपन, इसका अगर करवाते वाइल्ड स्पीसीज के साथ, प्रॉब्लम क्या हुई कि हमें वाइल्ड स्पीसीज यहां पर नहीं मिली, वाइल्ड स्पीसीज नहीं मिली। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें इसके अंदर इंप्रूव करना है। तो इस मूंग बीन के अंदर हमने क्या इंड्यूस करवा दिया, म्यूटेशन। क्या करवा दिया, म्यूटेशन केमिकल से या गामा रेज से। और अब जो हमारे पास जो म्यूटेंट जो ब्रीड बनी, सॉरी वैरायटी जो बनी है मूंग बीन की, वो YMV येलो मोजेक वायरस के लिए रेजिस्टेंट है और बोले तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए भी क्या है, रेजिस्टेंट है। तो ये क्रॉप अपने रेजिस्टेंट डेवलप कर ली है। तो ये थी अपने पास म्यूटेशनल ब्रीडिंग। तो जो रटने का पोर्शन था वो हो चुका है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर, बिल्कुल समझने का है पूरा का पूरा, अभी इसको मेमोराइज करना है। मैं इसका PPT तुमको सेंड कर दूंगा, बिल्कुल याद करिएगा, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसका एग्जाम में आ ही जाता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।